So hello student, today is our new subject called as income tax, okay, which we are going to study. Your tax is divided into two parts, direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. पहले तो ये देखते हैं ये टैक्स का जन्म कैसे हुआ है ना, हाउ टैक्स हैज अराइजन फर्स्ट. ओके, लेट्स गो लॉन्ग बैक टू हिस्ट्री. अगर हमने देखा रहेगा कि पहले के टाइम पे जब राजा महाराजाओं का दौर होता था, क्या उस टाइम पे टैक्सेस थे या नहीं थे? यस और नो? यस, टैक्सेस वाज देयर इन द पास्ट आल्सो, है ना. राजा महाराजा लोग भी टैक्स लेते थे, आज जो गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लेती है. ओके, लेकिन बहुत बड़ा फर्क था पहले के टैक्स में और अभी के टैक्स में. क्या राजा महाराजा लोग, आज गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट हमको बहुत सारी सुविधाएं या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बराबर है. जैसे कि आज तुमको रोड्स है, रेलवेज है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब फैसिलिटीज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है. आज तुमको पता है कोई अगर गरीब इंसान है, खाने के लिए नहीं है, उसको 2 रुपया 3 रुपया किलो गेहूं चावल मिलता है, बराबर है. ओके, अगर कोई गरीब इंसान है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो 20 रुपए के बीएमसी फॉर्म पे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है. कोई गरीब इंसान, उसको बॉम्बे टू दिल्ली जाना है, जनरल टिकट लेके वो ट्रैवल कर सकता है. फिर थोड़ा और पैसे वाला रहेगा तो स्लीपर में जाएगा, और पैसे वाला रहेगा तो एसी में जाएगा, और पैसे वाला रहेगा तो फ्लाइट से जाएगा. तो दैट मीन्स व्हाट कि अब यहाँ पे जो जनरल टिकट की मैं जैसे बात करता हूँ, जनरल टिकट में गवर्नमेंट का कॉस्ट भी नहीं कवर होता है. लेट मी टेल यू. अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम 11th-12th कॉलेज में पढ़े, क्या फीस थी तुम्हारी एडेड सेक्शन की? 800 900 विद इन 1000 रुपीज. तुम्हारे 1000 रुपये में कॉलेज के प्यून का भी खर्चा नहीं निकलता है. एक ग्रेजुएट के पीछे 30-40 हज़ार रुपया गवर्नमेंट खर्चा करती है. ओके, दैट्स द सब्सिडी ऑफ एजुकेशन व्हाट यू गेट इन आवर कंट्री. अगर यही पहले से लेके अभी तक अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो क्या होएगा कि तुम्हारी फीस कम से कम 70-80 हज़ार लाख रुपये तक रहेगी. ओके, तो लोग क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे नहीं 12th तक भी, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से. ओके, और मासेस एडुकेट होकर नहीं निकलेगी तो नुकसान देश का ही है. इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, दे प्रोवाइड सब्सिडी इन एजुकेशन. एंड वो सब्सिडी कहाँ से प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करती है उस पर एजुकेशनल सेस लगाती है, और वो सेस का पैसा एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होता है. सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स. टैक्स ऑन टैक्स को क्या बोलते हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको सेस बोलते हैं. ओके, 4% सेस कलेक्ट होता है. तो दैट मनी इज स्पेंड ऑन द एजुकेशनल पर्पस. आया समझ में? दैट्स द सब्सिडी व्हाट यू गेट इन आवर कंट्री. तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स टैक्स के पैसे से होते हैं. जब राजा महाराजाओं का दौर था तो उस टाइम पे भी राजा महाराजा लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, बट डू दे यूज्ड टू परफॉर्म एनी सर्विस? कोई सर्विस देते थे वो लोग? यस और नो? नो देते थे. वो लोग 2 सर्विस देते थे. एक तो प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन. अगर कोई शत्रु अटैक करता था तो अपनी प्रजा को शत्रु से बचाना, ये एक राजा का काम था, बराबर है. और दूसरा, अगर कोई झगड़ा करता था, एक जज का रोल प्ले करता था. किसका रोल प्ले करता था? जज का. तो वो एक जज का भी रोल प्ले करता था. आज डोंट यू थिंक सो? आज हमारी कंट्री में वी हैव गॉट बेस्ट ऑफ द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब चीज़ है ना. बॉर्डर आर वेल गार्डेड, इसीलिए हम यहाँ पे सुरक्षित और आराम से बैठे हुए. नहीं तो हम भी इधर उधर भागते ना कि अरे कोई अटैक कर देगा तो इधर उधर भागना पड़ेगा. आया समझ में? ओके, तो बोलने का मतलब ये है कि ये कहाँ से होता है? टैक्स पेयर के पैसे से ही होता है. आर्मी, नेवी वगैरह मेंटेन करने के लिए टैक्स, उनको सैलरीज वगैरह देनी पड़ती है. वो कहाँ से कलेक्ट होती है? टैक्स के पैसे से. हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा जो होता है ना टैक्स का, सबसे ज़्यादा पैसा हर कंट्री का नॉर्मली, ओके, मिलिट्री वॉरफेयर से ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है. भले से तुम देखते होंगे सालों सालों कोई जल्दी जंग नहीं होती है, फिर भी सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्चा होता है. क्यों? करना पड़ता है. नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी. अचानक तो बोलेंगे चलो अभी टैक्स. ओके, देखो तुम आज खुद ही देखो, तुम्हारे पास सामने जीता जाता एग्जाम्पल है. जो छोटी छोटी कंट्रीज है जैसे सऊदी है, ओके, तुम्हारा नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपना, ठीक है, ओके, तो गल्फ कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज है. ओके, आई थिंक तो क्या ओमान है, और क्या है तुम्हारा, ये सब जितनी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है, दे आर वेरी स्मॉल, दे डोंट हैव एनी आर्मी. तो उन लोग क्या करते थे? यूएस को पैसा देते थे, और यूएस वहाँ पे बेस बना के रहता था. यूएस बोलता था कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इन बदले में उनसे ऑयल एंड ऑल वो सब लेता था.
मतलब या प्रोटेक्शन मनी बोलता वो लेता था, बराबर ना। ईरान ने क्या किया, वोट लगा, हाँ वाट लगा दिया, तो उनके जगह ठिकानों की ही बॉम्ब मारा जहाँ जहाँ उनके मिलिट्री बेस थे। मतलब वो साबित कर दिया कि तुम जिनको पैसा दे रहे हो ना, तुम्हारा पैसा कोई काम का नहीं है। ओके, अभी सऊदी, अब ये वॉर के बाद 4 बार वो लोग सोचेंगे कि यूएस को रखना है कि नहीं रखना है। तो इसके लिए तो यूएस की हालत खराब है ना कि अरे यार, अब तुमको ये मालूम भी होना चाहिए यूएस इकोनॉमी इज वन ऑफ द वॉर इकोनॉमी। अगर वो लोग वॉर नहीं करेंगे तो वो लोग सस्टेन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग आर्म्ड एम्युनिशन बना के बेचते हैं लोगों को। ओके, हम भी तो कितने साल तक, अभी भी हम लोग आज भी जैसे जो फाइटर जेट्स वगैरह है, राफेल की डील्स वगैरह तुम देखते होंगे, वी परचेज फ्रॉम फ्रांस ना, फ्रांस से खरीदते हैं हम लोग। रशिया जो हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन खरीदी, वी हैव परचेज फ्रॉम रशिया फ्रॉम लीज। ओके, बट इट इज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन, मतलब एक ऐसी सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब अटैच कर सकते हैं, मतलब ये न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री, मालूम है ना। इंडिया के पास न्यूक्लियर वो है, और ईरान का और यूएस का झगड़ा उसी पे चल रहा है। ईरान को भी न्यूक्लियर वो होना है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर हो जाती है तो वो बहुत पावरफुल होता है। तुमने देखा रहेगा वो एक पिक्चर पोखरान के ऊपर कैसे है, मतलब है ना। तो इसीलिए तो अब्दुल कलाम जी आजाद, मतलब अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को लोग सलाम करते हैं, ही इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ही हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी, और उसने मिसाइल इंडिया को दिया। मतलब ये जो न्यूक्लियर वो मिला वो उनके वजह से, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। इसके लिए आज कोई कंट्री जल्दी आंख उठा के नहीं देख सकता हमारी तरफ। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर इक्विप्ड। आया समझ में? तो ये सब कहाँ से होता है? ये टैक्स पेयर के पैसे से ही होता है। आया समझ में? तो टैक्स, अच्छा अब क्या हुआ जब, अब तुमको मालूम है एक खास बात है, हमको जो इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट, जब ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए। तुमको मालूम है इंडिया में जो इनकम टैक्स लागू किया वो किसने लागू किया? ब्रिटिशर्स लोग ने। हमारा जो इंडियन इनकम टैक्स है इट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स, और फिर वो तो हमने 1961 में हमारा फिर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो जाना जाता है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना है। अब जो है अमेंड हो गया, अब अमेंड होके अब लेटेस्ट 2025 में लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो तुम्हारा शायद फर्स्ट बैच है जिसको सब अमेंडमेंट वाले रूल्स हैं, न्यू। ओके, काफी सारी न्यू चीजें रहेगी। ओके, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द बुक ऑल्सो, दे हैव चेंज सम डेफिनेशन ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स। उन लोगों ने जो है डेफिनेशन भी चेंज किया, काफी सारे डेफिनेशन चेंज किए। ठीक है, तो विल बी स्टडिंग वन बाय वन। पहले तो आज हम लोग टैक्स में है क्या वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर सब्जेक्ट है क्या, पहले सब्जेक्ट के बारे में मालूमात कर लेते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया कि क्या हिस्ट्री है ना। तो ये एक सब्जेक्ट बन गया, नाउ द सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट हैज गॉट इट्स ओन रूल एंड रेगुलेशन, है ना। तो अब अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुमको और पॉलिश करते हुए चलता हूँ। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एक सब्जेक्ट हो गया ना, बराबर है। अब ये सब्जेक्ट किसके अंडर में आता है? दिस सब्जेक्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तुमको पता है हमारी जो कंट्री है वो कैसे चलती है? वो दो सिस्टम से चलती है, वन इज पार्लियामेंटेरियन एंड द अदर वन इज ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ना वो लोग। मतलब तुमने देखा रहेगा मूवीज में देखते होंगे कि कोई पुलिस कमिश्नर है तो नेता मिनिस्टर बोलता है चल मैं तब भी ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। या मिनिस्टर मारता भी है पुलिस वाले को एंड ऑल दैट, अक्सर मूवी में देखा है। ओके, तो दे हैव पार्लियामेंटेरियंस लोग जो होते हैं ना, उनके पास, उनको पब्लिक इलेक्ट करती है, ठीक है ना, मतलब पब्लिक इलेक्ट करती है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो सिविल एग्जाम्स वगैरह दे के आते हैं, जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं। हर पर्टिकुलर उसका वैसे बिना एग्जाम्स को कोई एंट्री नहीं मांगता है। तो तुमने सुना रहेगा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना, आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस, ओके, यूपीएससी का एग्जाम होता है।
ओके, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह, ओके ना, दे आर द वन जो इंचार्ज, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके अभी जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर अंडर आएगी, ओके। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, वो भी सब आईएएस यूपीएस यूपीएससी वगैरह क्लियर करके वो लोग आते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करते हैं, मतलब उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड एवरीथिंग, और दे रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट्री, ओके, मतलब दे रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्रीज। अब मिनिस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे जो तुम लोग नेता लोग को चुनते हो, तो हर कोई नेता को मिनिस्ट्री नहीं मिलती है, उसमें से पर्टिकुलर नेता लोग को, ओके, पॉलिटिशियन लोग को मिनिस्ट्रीज मिलती है, मतलब वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का वो हेड रहेगा, ओके। एजुकेशन मिनिस्टर, अभी कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, सबसे फेमस पर्सन, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, है ना, जिसका सब लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं बिकॉज ऑफ द नीट पेपर लीक, बराबर है। तो अब क्या है, ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर, तो मतलब जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन रहेंगे, या जो, ओके, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल रहेंगे, दे रिपोर्ट टू हिम, आया समझ में। वैसे ही, ओके, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री रहेगी तुम्हारी, जो पुलिस कमिश्नर वगैरह वो उसको रिपोर्ट करेंगे। वैसे ही पैसे से कनेक्टेड जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, तो इनकम टैक्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आया समझ में। एंड देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज सीबीडीटी, सीबीडीटी नाम सुना है तुमने, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बॉडी है विच टेक्स केयर, मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना ये इस बॉडी का काम है, मतलब जो भी चेंजेस एंड ऑल दैट लाना, ओके ना, तो ये बॉडी वो इम्प्लीमेंट करती है। इज इट क्लियर, आया समझ में। अब आ जाते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जैसे कोई पर्सन सैलराइड है, क्या है, सैलराइड है, उसकी सैलरी 30 लाख रुपया है, कितनी सैलरी है, 30 लाख, तो 30 लाख रुपया वो पूरा घर नहीं लेके जा सकता है, उसमें से कुछ पैसा कट होएगा, लेट्स से कि सपोज 10 लाख कट हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कितना उसको मिल रही है, पूरी 20 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, आया समझ में। कि ये जो सैलरी उसकी इनकम में से कट हुई, ओके, तो ही नोज हाउ मच द टैक्स ही हैज पेड, तो दैट टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्स, आया समझ में। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, अभी आई थिंक तो ये बार चेंज हुआ है, तुम लोग एक मैच बॉक्स मैच है ना, माचिस की डिब्बी खरीदते हो, कितने की आती है, पहले 1 रुपया थी, आई थिंक अभी 2 रुपया हुई है, शायद इतने साल में अब जाके चेंज हुआ है, तो हमेशा से 1 रुपया ही रही है, 2 रुपए की होगी, बराबर। यस। तो तुम जो 2 रुपये या 1 रुपये का भी प्रोडक्ट खरीदते हो या 5 रुपये की भी चीज खरीदते हो, उसमें भी टैक्सेस होता है, बट कितना होता है यू डोंट नो, है ना। तो एंड व्हेन यू डोंट नो, तो यू डोंट फील अ पिंच। लेकिन अगर तुम सोचो ना, तुम अगर सैलराइड हो और तुम 30 लाख रुपया कमाते हो, 30 में से 10 तुमसे गवर्नमेंट ले लेती है, तो तुम्हारे को थोड़ा सा हार्ट में झटका आता है कि नहीं, अरे क्या यार, मैंने मेहनत की, इन लोगों ने ले लिया। यही अगर बिजनेसमैन 30 लाख कमाता है और वो पता चला 30,000 भी टैक्स नहीं भरता है, तुम भर रहे हो 10 लाख, वो भर रहा है 30,000, सपोज 10 लाख किधर, 30,000 किधर, है ना, क्योंकि वो हाइड करता है अपनी, दैट इज इलीगल, वो आगे जाके फंसता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके। बट बहुत से लोग हाइड करते हैं, कौन, इन द केस ऑफ बिजनेसमैन, तो बट इन द केस ऑफ सैलराइड वगैरह वो 1 रुपया भी छुपा नहीं सकते, दे हैव टू रिवील देयर इनकम, क्योंकि रिवील क्या होता है, उनके एम्प्लॉयर को मालूम रहती है। गवर्नमेंट ऐसा, आगे जाके भी हम लोग स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा लूप बनाया है ना कि वो एम्प्लॉयर ही कट करके सीधा गवर्नमेंट को पे कर देता है, और फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ में बचता है। गेटिंग माय पॉइंट, तो देयर यू कांट, मतलब तुम 1 रुपया भी टैक्स चोरी नहीं कर सकते, आया समझ में। एंड दैट टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट टैक्सेस। और जहां तुम्हारे प्रोडक्ट जो तुम खरीदते हो उसके प्राइस के अंदर वो टैक्स छुपा हुआ रहता है, एंड दैट टाइप ऑफ टैक्सेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। आया कोई प्रोडक्ट हो गया या कोई सर्विस हो गई तुम लेते हो, तो उसके अंदर जो टैक्सेस छुपे होते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब ये तो सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, सबको ये क्लियर है, ओके। टैक्स कहाँ क्यों लागू हुआ ये भी सबको समझ में आया, है ना। चलो अब आ जाते हैं डिफरेंट हेड्स।
डायरेक्ट टैक्स में तुम्हारे जो सिलेबस में there are 5 chapters, there are 5 heads of income. पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा आएगा इनकम फ्रॉम other sources, income from other sources. अभी पांचवा हेड को समझते हैं. What are these 5 heads? पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चौथा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. मिस्टर ए works with Mr. B and gets a salary of 55,000. Mr. A works with Mr. B and gets a salary of 55. तो ये जो A को सैलरी मिलती है B से, ओके, वो क्यों मिलती है? Because there is an employer-employee relationship. Okay, we are going to study in the characteristics of salary. There is an employer-employee relationship. जब मैं चैप्टर शुरू करूँगा तो there are certain charging section which I will teach you in detail. So the salary which Mr. A derived from Mr. B will be taxed under the head income from salary. आया? तो जब भी जहाँ पे भी wherever there is an employer-employee relationship और वो income जो derive होती है person को, that will be taxed under the head income from salary. तो उसके ऊपर हम लोग सारे रूल रेगुलेशन सीखेंगे. दूसरा, if a person is having more than one house, ओके, अभी आई थिंक तो 2 हाउस का भी प्रोविजन कर दिया है. ओके, पहले ऐसा था कि अगर एक घर से ज्यादा, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक घर से ज्यादा, एक घर है कोई इशू नहीं, एक घर से ज्यादा है तो दूसरा घर तुमने काय के लिए लिया रहेगा? रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, रेंटल इनकम के लिए. और जहां इनकम आई तो देयर हैज टू बी एन इनकम टैक्स, देयर हैज टू बी व्हाट? एन इनकम टैक्स. तो इनकम तो फिर तुमको टैक्स भरना जरूरी है. एक घर नो टैक्स, which we are going to study, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी बोलते हैं. ठीक है, तो उस पे कोई टैक्स नहीं आएगा. एक से ज्यादा घर रहेगा, डेफिनेटली देयर हैज टू बी, मतलब उधर पे तुम रेंट पे दिया है, तुमको रेंटल इनकम आएगी, तो दैट इनकम विल बी टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दैट्स योर सेकंड हेड. थर्ड हेड, अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट है, which we are going to see what is the meaning of capital asset जब ये चैप्टर करेंगे. If there is a capital asset and there is a transfer of capital asset taking place during the current financial year, करंट ईयर, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट ये साल से हटा दिया, तो थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को चेंज करेंगे. तो अगर तुम्हारे पास कोई एसेट है, जैसे कि मेरे पास एक घर है, मैं उसमें रह रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा हूँ, तो कैपिटल गेन आएगा? नहीं आएगा. मेरे पास घर है जो कैपिटल एसेट है और मैं वो घर को बेच भी रहा हूँ, मतलब ट्रांसफर भी टेक प्लेस हो रहा है. 2 क्राइटेरिया है कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने का. 2 क्राइटेरिया, एक तो कैपिटल एसेट का होना जरूरी और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का होना जरूरी. कैपिटल एसेट है, तुम बेच रहे हो और उससे जो गेन आ रहा है, तो दैट गेन विल बी टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. आया? ओके, बेच रहे हो तो नेचुरली तुम्हारे पास घर है, तुमने घर खरीदा था 20 लाख में, आज तुम उसको बेच रहे हो 1.5 करोड़ में. ओके, तो आज लेकिन क्या करेंगे हम, वो 20 लाख को पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे. मान लो उसकी वैल्यू है 80 लाख, तुमने बेचा कितने में? 1.5 करोड़. तो कितने का फायदा हो रहा है? 70 लाख. 1.5 करोड़ माइनस 80 लाख, तो 70 लाख का प्रॉफिट हुआ. उस प्रॉफिट के ऊपर तुमको कैपिटल गेन करना पड़ेगा. हाँ, अगर तुम री इन्वेस्ट करते हो घर के केस में तो बचता है अंडर सेक्शन 54. ओके, तो वी विल सी दैट प्रोविजन आल्सो लेटर ऑन. बट फिलहाल ये याद रखो कि तुम्हारे पास कोई कैपिटल एसेट है एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस एसेट पे गेन हुआ तो उस गेन पे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, एंड दैट गेन विल बी टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. इफ यू आर कंडक्टिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन, so naturally that income will be taxed under the income from business or profession.
ये चौथा हेड है। और जहां पे ये कोई भी इनकम आई जो ये चारों हेड में नहीं गई, जैसे चारों हेड में नहीं गई, तो नेचुरली और इनकम है और वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। These are the three criteria. There has to be an income. The income should not be exempt, and the income should not be chargeable in any of the four head. तो बाकी के चार हेड में नहीं जाएगी, तो नेचुरली फिर वो इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझा मैंने क्या बोला? कोई इनकम है, इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कुछ ऐसी भी इनकम आती है जो एग्जेम्प्ट होती है, और एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं होता है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, किसान लोग की जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं होता है, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट है, तो नेचुरली वो कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको जुआ खेलने की आदत है, या तुम कौन कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां जाके तुमने 1 करोड़ जीता, बराबर है, लॉटरी प्राइज मिली तुमको या जीता तुमने, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस या एनी गेम शो एंड इलेक्ट्रॉनिक और टीवी मीडिया दैट विल बी टैक्स अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आया समझ में? मतलब कोई भी तुम क्विज खेलते हो, कौन मतलब कोई गेम शो खेलते हो, कोई रेस में पार्ट, जैसे बहुत से लोग को घोड़े की रेस की आदत लत होती है जुआ खेलने की, वहाँ गए, वहाँ पे भी लोग लाखों करोड़ों लाखों कमाते भी गवाते भी, खेला जीता और जीत के पैसा मिला, तो ये नहीं कि तुम्हारा पैसा है, उस पर तुमको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, और वो टैक्स नेचुरली 4 हेड में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? 5वें हेड में, दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आया? तो दिस इज द वे हाउ योर इनकम्स आर गोइंग टू बी टैक्स अंडर दिस 5 हेड। तो these are the 5 heads which you have to see। और जब ये हेड्स को, मतलब तुमको 2 हेड 3 हेड मर्ज करेंगे, जो भी इनकम आएगी, ओके, तो दो टोटल हेड्स जो मर्ज करके इनकम आएगी उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल। आया? तुमको एक अलग चैप्टर आएगा, एक छठा चैप्टर आएगा इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे टोटल इनकम निकालने का, और फिर एक चैप्टर आएगा डिडक्शन, मतलब टोटल इनकम में से भी तुमको डिडक्शन मिलता है, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, वेयर यू सी द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ट्रिपल सी, 80D, 80 डबल डी, 80U, 80E एंड 80 TTA एंड TTB, काफी सारे डिडक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। दिस इज जस्ट एन इंट्रो, ठीक है? आया समझ में? तो बट इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग, बिलीव, बहुत ही स्कोरिंग, डरने का नहीं। हाँ ये है कि बिना एक्सप्लेनेशन के तो नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो तुमको लेक्चर्स बैठने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, छुट्टी नहीं चाहिए। और जो लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन रेगुलरली तुम अगर मेरे वीडियोस फॉलो करोगे, देखते रहोगे, तो बहुत प्यार से और बहुत आराम से आएगा। बुक इतनी मोटी मोटी है, मैं तुमको चैप्टर नॉर्मली एक पेज में करूँगा, मेरे चैप्टर एक पेज वो तुम बाय हार्ट कर लोगे, पूरा चैप्टर बाय हार्ट होगा। ओके, माय नोट्स आर देयर, आई विल शेयर यू दैट नोट्स आल्सो। तो व्हाट इज टैक्स? इनकम टैक्स क्या है? एक ब्रीफ आइडिया मैंने तुम लोग को दे दिया अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री, है ना, कि एवरी कंट्री नाउअडेज, हर कंट्री को ये पहले से कंडीशन है, बिना टैक्स के कोई कंट्री चल नहीं सकती, एवरीवन। ओके, बिकॉज ये एक सिविलाइजेशन का मतलब, ओके, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए ये सब टैक्स का पैसा बहुत जरूरी है ना। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैंने ये भी तुमको बता दिया कि दिस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज व्हाट? सीबीडीटी, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, बराबर ना। और जब भी कोई भी चीज सब्जेक्ट मैटर बन जाती है तो उसको गवर्न करने के लिए जैसे कोई ना कोई बॉडी होती है, बराबर ना। जैसे कंपनीज को गवर्न करने के लिए सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेम वे ओवर हियर देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज सीबीडीटी व्हिच टेक्स लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके ना? तो अब यहाँ पे तो डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स बिफोर गोइंग टू द मेन सब्जेक्ट, है ना। तो डेफिनेशंस है। अब डेफिनेशन जैसे कि पहले तो तुम्हारा टैक्स ईयर है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, पर्सन है। थर्ड, एसएससी है। ओके, फोर्थ, असेसमेंट है। ओके ना, फोर्थ क्या है? असेसमेंट है। अच्छा, तो दीस आर सम डेफिनेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। बिजनेस करके भी एक डेफिनेशन होता है, बट ठीक है, फाइन, तो इतना नहीं भी तो कोई इशू नहीं। ओके,
ओके, तो अब यहाँ पे डेफिनेशंस, अच्छा डेफिनेशंस ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेशन कितने टाइप के हैं? टू, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या इंक्लूसिव डेफिनेशन? अब जैसे ये सब डेफिनेशन है एज पर द लॉ, और डेफिनेशन मतलब क्या, जिससे हर चीज काफी सारी चीजें डिराइव होती है, बराबर है? ओके, तो अब यहाँ पे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होता है, ओके ना, या इंक्लूसिव से पहले चालू करते हैं. इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड, मतलब इसके अलावा उसकी और भी कोई मीनिंग निकल सकती है. दैट टाइप ऑफ डेफिनेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? इंक्लूसिव. एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब क्या, उसके फर्दर उसकी और कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उस नो इफ एंड बट एंड देयर, उतना जितना दिया है बस वही है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. आया? अब जैसे तुम्हारा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में, ओके ना, इंक्लूसिव डेफिनेशन में आएगा डेफिनेशन ऑफ पर्सन है, ओके, असेसमेंट है, बिजनेस है, ये तुम्हारा इंक्लूसिव डेफिनेशन में आएगा. और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में, ओके, टैक्स ईयर है, कंपनी है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, एनुअल वैल्यू है. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी, आगे जाके देखेंगे. जैसे टैक्स ईयर है, ये क्या है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब इसके अलावा कोई मीनिंग नहीं है. अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट यू मीन बाय टैक्स ईयर. पहले मैं टैक्स ईयर पे जाने से पहले थोड़ा पहले पुराना सिस्टम बताते हुए चलता हूँ जो अभी नहीं है. ओके, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज द प्रीवियस ईयर एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? द असेसमेंट ईयर. तो पहले जो है प्रीवियस ईयर असेसमेंट का डेफिनेशन होता था. ओके, प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड ऑन 31 मार्च 2027. असेसमेंट ईयर चालू होता था 2027 से लेके 31 मार्च 2028, है ना? ये हमारा करंट ईयर चल रहा है ना? आया ना? ये करंट ईयर चल रहा है. तो ये करंट ईयर है, और उस करंट ईयर के बाद में जो ईयर आता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, बराबर है? तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, बराबर है? ओके, हमेशा असेसमेंट ईयर कब आता था? प्रीवियस ईयर के बाद. लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया? ये हटाई दिया, न्यू एक्ट में ये हटाई दिया. अब एक ही ईयर है, टैक्स ईयर. अब तुम्हारा टैक्स ईयर ये रहेगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027, बराबर है? आया समझ में? यही ईयर को तुम्हारा टैक्स ईयर बोलेंगे, ठीक है? अब ये दिस इज डिफाइंड एज अ टैक्स ईयर. अब टैक्स ईयर ऑलवेज बिगिंस विद फ्रॉम 1 अप्रैल. कब से चालू होता है? 1 अप्रैल. अब ये क्या फंडा है यार, ये 1 अप्रैल का ये फंडा क्या है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मालूम है अकाउंट्स में पहले, जैसे अभी तो अकाउंट में भी काफी चेंजेस आ गए. अकाउंट में पहले अलग अलग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती थी. कोई लोग क्या करते थे, 1 जनवरी सपोज करो 2026 को ईयर चालू होता था, तो 31 दिसंबर 2026 को खत्म होता था. किसी का ईयर 1 अप्रैल 2026 को चालू होता था, 31 मार्च 2027 को खत्म होता था. किसी का 1 जुलाई 2026 को चालू होता था, किसी का एंडिंग 31 मार्च 2027 को 30 जून 2027. 12 महीने का ही पीरियड है, सब 12 महीने का पीरियड. लेकिन क्या है, यहाँ 1 अक्टूबर 2026 को ईयर चालू होता था, ओके, और 30 सितंबर 2027 को खत्म. ये क्या है? कैलेंडर ईयर. ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर. ये अलग अलग. अब ये क्यों अलग अलग ईयर एंडिंग सिस्टम? इन द केस ऑफ अकाउंट में ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि तुमको पता है अकाउंट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस. अब जैसे कोई हिंदू है, कोई शॉप चालू करेगा तो पूजा कराएगा, बराबर है? कोई मुस्लिम शॉप चालू करेगा तो कुरान खड़ी कराएगा. तो बिजनेस का जो है ना, रिलीजन से बहुत बड़ा कनेक्शन है कि हर किसी की मान्यता है कि भाई मैं पहले भगवान का नाम लूँ, ऊपर वाले का नाम लूँ, फिर बिजनेस शुरू करूँ. ओके ना? फिर बिजनेस शुरू करूँ ताकि उसमें वो मेरा बिजनेस फूले फले, है ना? बराबर ना? बिकॉज रोजी जो है वो इज गिवन बाय गॉड, है ना? रोजी देने वाला खुदा है. ओके, तो हर किसी का ये कि भाई उसका नाम लेके चालू करूंगा तो बस तरक्की होएगी, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, फलेगा फूलेगा. तो लोग ऐसे ही, ये हमारा एक है ना, हमारा कल्चर भी, हमारा रिलीजियस बिलीफ भी, हम उस हिसाब से चालू करते हैं. और ओके, ठीक है ना? ओके, तो अब कैसा होता है कि दिवाली वगैरह में तुम देखते हो, अक्सर दिवाली में लक्ष्मी पूजा होती है, तो लोग नया चोपड़ा बनाते हैं. ओके ना? नया चोपड़ा बनाते हैं और फिर बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से ईयर एंडिंग अकाउंट्स
अब किस नया चोपड़ा किस चीज का, अकाउंट्स का आया समझ में। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में भी ऐसे ही पहले, सपोज करो ऐसे ही पहले होता था, तो इनकम टैक्स वालों का तो सर पकड़ती है, कोई अलग ईयर कोई अलग ईयर, है ना। या जैसे अभी मान लो सपोज आई एम द वाइस चांसलर ऑफ योर बॉम्बे बोर्ड, मैंने तुमको बोल दिया तुम्हारे जब मन में आएगा तब टीवाई का एग्जाम देना, तो कोई बोलेगा मैं फेब में दूंगा, कोई मार्च में देगा, कोई तो यूनिवर्सिटी तो पागल हो जाएगी, बराबर ना। यूनिफॉर्म एग्जाम सिस्टम है या नहीं है ना। तो वही यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे भी टैक्स में भी है क्या, कि तुम कुछ भी करो अकाउंट के लिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए वी वांट अ यूनिफॉर्म ईयर एंडिंग सिस्टम, इसीलिए 1 अप्रैल को ईयर चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। हाँ, अगर किसी ने नया बिजनेस चालू किया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2026 से लेके 31 मार्च 2027 को उसका ईयर खत्म होगा। That's the exceptional case in the case of new business, कोई न्यू बिजनेस सेटअप करता है आया, नहीं तो हमेशा ये कितने मंथ का पीरियड रहेगा, 12 महीने का। अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ओके, पर्सन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? अब पर्सन्स ऑफ 7 टाइप। पर्सन कितने टाइप के? 7 टाइप के। कितने टाइप के पर्सन होते हैं? 7। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन हु पेज टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हु पेज टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। And who are those 7 categories of people? सबसे पहला है इंडिविजुअल, then HUF, then firm, then company, then AOP or BOI, then local authority, and सातवां है हमारा any artificial judicial personality. These are the 7 categories of people who pay tax to the income tax department. मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हम तुम सब लोग आ गए, बराबर ना, वो पे करता है। दूसरा कौन पे करता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो लोग भी बिजनेस चलाते हैं, दे ऑल्सो हैव टू पे टैक्स। तीसरा कौन पे करता है? पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे लोग मिलके बिजनेस करते हैं, दे हैव टू पे टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? एओपी और बीआई। एओपी और बीआई स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे भी लोग मिलके बिजनेस करते हैं, बट टू देम द पार्टनरशिप लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एओपी और बीआई। ओके ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उनके लिए पार्टनरशिप लॉ एप्लीकेबल नहीं है, और वो लोग भी टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? कंपनी, बराबर है। कंपनीज मतलब द कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, बराबर ना। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो रजिस्टर्ड है, दे हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, वो भी लोग पर्सन में आते हैं। मैंने क्या बोला? सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल, देन एचयूएफ, देन फर्म, देन कंपनी, फर्म, देन partnership firm, then AOP or BOI, then company, and then local authority. Local authority मतलब BMC हो गई, है ना, ये सब local authority है। And the last one is any artificial judicial personality, मतलब which is created under the law। मतलब जो 6 कैटेगरी में नहीं आया वो लास्ट कैटेगरी में आएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनालिटी मतलब क्या? जैसे तुम्हारा सीए इंस्टीट्यूट है, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर द लॉ, पार्लियामेंट में स्टैच्यू के थ्रू क्रिएट हुई है। ऐसी कितनी सारी चीजें पार्लियामेंट में स्टैच्यूटरी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, तो दे कम्स अंडर व्हाट? द लास्ट कैटेगरी। तो ये सारी कैटेगरी ऑफ लोग, ओके, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सन। ओके, तो एसएससी का डेफिनेशन ही यही है। एसएससी मींस अ पर्सन हु पेज टैक्स या any amount of money to the income tax department। अब यहाँ पे who pays tax या any other amount of money। अब टैक्स भरता है ये तो समझ में आता है, और दूसरा क्या भरता है? any other amount of money मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन। अगर वो लेट भरेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, वो नहीं भरेगा तो पेनल्टी लगेगा, नहीं भरेगा तो फाइन लगेगा। आया? तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एसएससी। तो SSC means what? A person, and persons of how many types? 7 types। What are 7 types? ये अभी जो मैंने डिस्कस किया। और जो टैक्स पेयर होता है ना, ये जो 7 कैटेगरीज ऑफ पीपल, they are only called as SSC। इन्हीं को SSC। SSC मतलब वो SSC का एग्जाम देता है, वो SSC नहीं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स भरता है या इंटरेस्ट भरता है या पेनल्टी भरता है, ओके ना, he is said to be what? An SSC। क्या बोलते हैं इसको? एसएससी। अच्छा, जो टैक्स भरता है वो एसएससी, और जो टैक्स नहीं भरता वो एसएससी नहीं है। ओके, तो अब ये चीज को मैं थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा। एक बार किसी का भी इनकम टैक्स से नाता जुड़ गया ना, तो वो एसएससी। एक बार इनकम टैक्स से किसी का नाता जुड़ गया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, अब्दुल्ला, ओके, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, अब्दुल्ला यू कम एंड प्रूव कि व्हाई यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अब ये गया वहाँ पे अपना रिक्शा का ये रिक्शा चलाता है, लाइसेंस बैन दिखा, देखो मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से टैक्स भरूंगा। नाउ यू टेल मी, इज ही एन एसएससी और नॉट?
ये एसएससी है या नहीं है? है या नहीं है? है। एक बार जिसके सर पे इनकम टैक्स का हाथ आ गया ना, वो एसएससी बन जाता है। दूसरा, अभी नेक्स्ट एक अहमद, ओके ना, अहमद को भी नोटिस आया, ओके, और पूछा कि भाई यू कम एंड प्रूव व्हाई यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो अब ये ज्वेलर है, करोड़ों रुपए है, ये छुपा के रखता है, बताया नहीं नो। अब ये बता, इसको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया कि बोला हाँ यार ओके कुछ गलतफहमी होगी, ठीक है ना, तो ये एसएससी नहीं है, ठीक है, आया समझ में? तुमको मालूम है ऐसे कितने फ्रॉड भी होते हैं। लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉइज लोग का पैन कार्ड बनाते हैं, ये वो उनके नाम पे बिजनेस करते हैं, उनके नाम पे करोड़ों का जीएसटी ये वो सब गफला करते हैं और बाद में भाग जाते हैं, और वही बेचारा एम्प्लॉय फंसता है। वो आदमी को जाता है, बोलता रहता है मैं तो गरीब आदमी, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को किसी ने मिसयूज किया मेरा। ऐसे होते हैं केसेस, है समझ में? तो अब यहाँ पे अहमद गया, ये दिखाया कि भाई ये तो देखा, ये तो ज्वेलर है, ये बराबर टैक्स भरता नहीं है, तो इनकम टैक्स टाइम देता है कि भाई ईमानदारी से टैक्स भर दो, नहीं तो वो क्या करते, खुद ही सेल एसेस करते, पूरा टैक्स निकालते, इंटरेस्ट लगाते, पेनल्टी लगाते और बैंक अकाउंट से सीधा पैसा विड्रॉ करते। इतना तक जाता है इनकम टैक्स। उनको पता होना चाहिए कि आगे जाके कभी गड़बड़ नहीं करने का। Is it clear? मतलब they have that much power. Is it clear ना? आया समझ में? अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि अब एसएससी अपनी इनकम का टैक्स तो भरता है, ये तो समझ में आता है। क्या वो किसी और की भी इनकम का टैक्स भर सकता है? डीम्ड टू बी एन एसएससी बोलते हैं उसको। अपनी इनकम का अपन टैक्स भरते, ये तो समझ में आता है। किसी और की इनकम का टैक्स भर सकते हैं क्या? यस। अभी कोई मान लो तुम्हारा कोई रिलेटिव है, ओके, उसके माँ बाप मर गए, तुम उसके गार्डियन हो और माँ बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, तो इनकम आती है, तो बच्चा तो नहीं जाएगा टैक्स भरने के लिए, तो कौन भरेगा? उसका जो गार्डियन है, ही इज लायबल टू पे टैक्स टू द इनकम टैक्स। आया? तो इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी एन एसएससी। कोई ट्रस्ट है और तुम उसके ट्रस्टी हो, तो नेचुरली अगेन यू आर डीम्ड टू बी एन एसएससी। आया समझ में? कोई फॉरेनर है, वो इंडिया से माल, तुम उसको माल देते हो, ओके, वो पैसा कमाता है, तो उसकी इनकम से टैक्स डिडक्ट करना तुम्हारा काम है। यू आर सेड टू बी और डीम्ड टू बी एन एसएससी। ओके, कोई कंपनी है इंसॉल्वेंट हो गई और तुम जो है ना, ओके, क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी हो, मतलब जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, अगेन यू आर सेड टू बी व्हाट? डीम्ड टू बी एन एसएससी। ओके, जिसको समझा जा सकता है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डीम्ड टू बी एन एसएससी। एंड द लास्ट एंड द थर्ड कैटेगरी, डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। अब ये क्या है? ये तीसरी कैटेगरी क्या है? डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? ये तो समझ में आता है कि चलो अपन अपनी, अच्छा, अपन अपनी इनकम टैक्स का टैक्स भर सकते हैं। अच्छा, अपनी अगर इनकम हुई तो टैक्स, मान लो इनकम नहीं हुई, लॉस हुआ, तो तुम एसएससी रहोगे या नहीं रहोगे? इन द केस ऑफ लॉस, तो भी तुम एसएससी रहेंगे। तुम टैक्स नहीं भी भरते हो तो भी तुम एसएससी रहोगे। तुम रिटर्न, जीरो रिटर्न फाइल करते हो तो भी यू आर सेड टू बी व्हाट? एन एसएससी। तुम्हारा इनकम टैक्स से नाता जुड़ गया। आया समझ में? The last one is what? Deemed to be an SSC in default. Suppose करो I am your employer, you people are my employee. तुम्हारी सैलरी से मैंने टैक्स डिडक्ट किया और डिडक्ट करके जमा करना भूल गया, I am said to be what? Deemed to be an SSC in default. या मैंने डिडक्ट करना ही भूल गया, तो भी I am said to be what? Deemed to be an SSC in default. आया? So this is the meaning of the word SSC. Clear? SSC clear? क्या क्या होता है SSC का मीनिंग? कौन पर्सन का मीनिंग क्लियर? कौन कौन आता है पर्सन में? असेसमेंट। अब आ जाओ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, असेसमेंट। ओके, असेसमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है ना? असेसमेंट क्या होता है? अब जैसे तुम साल भर पढ़ाई करते हो, तुमने अच्छी पढ़ाई की या खराब पढ़ाई की, कैसे पता चलता है? एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम खुद ही पेपर चेक करते हो। कौन चेक करता है? टीचर्स लोग चेक करते हैं। वेरी गुड। तो जैसे तुम साल भर पैसा कमाते हो ना, तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न, और वो रिटर्न जो है या तो तुम खुद फाइल करो या तुम्हारा सीए फाइल करके देगा। और वो जो रिटर्न जो है वो चेक करता है एक पर्सन जिसका नाम है असेसिंग ऑफिसर। ही चेक्स योर रिटर्न, और वो क्या करता है, जैसे कि मान लो तुमने टैक्स भरा 1 लाख रुपया, ओके, और वो रिटर्न चेक करेगा, सपोज असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा, वो बोलेगा नहीं 90,000 ही टैक्स भरना है, ओके, तो 10, क्योंकि हम एस्टिमेटेड बेसिस पे भरते हैं, तो 90,000 ही टैक्स लायबिलिटी आई, तो 10,000 रुपया तुमको इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट वो रिफंड देगा विद इंटरेस्ट के साथ, कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये जो 90,000 रुपए असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड किया, इसको ग्रॉस डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
आया समझ में? तो ये ग्रॉस डिमांड आया। फिर उसने बोला नहीं 90,000 नहीं 1.5 लाख रुपया टैक्स भरना है। तुमने भी देखा है, ठीक है यार कौन मगजमारी करेगा, चलो 50,000 रुपया तुम भरोगे विद इंटरेस्ट के साथ, तुमको भी इंटरेस्ट के साथ भरना और मैटर खत्म। तुमने 1 लाख रुपया टैक्स भरा, वो बोलता है भाई साहब 1 लाख नहीं तुमको 10 लाख रुपया टैक्स भरना है। कितना टैक्स भरना है? 10 लाख। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या है, ये तो मनमानी कर रहा है। You are not satisfied by the gross demand what the assessing officer asked you, so you have the right to file an appeal with the income tax appellate authority के पास तुम जा सकते हो, अपील में केस डाल सकते हो, तुम्हारा मैटर अपील में जाएगा। अपील में जाएगा तो वहाँ पे जो नॉर्मली छोटा मोटा मैटर रहता है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ अपील बैठता है, ओके, अपीलेट अथॉरिटी में, तो वो बैठेगा, असेसिंग ऑफिसर आएगा, तुम्हारा सीए भी आएगा, आर्ग्यूमेंट होंगे जैसे कोर्ट में होता है ना, तो यहाँ पे एक सीए तुम्हारा एक एडवोकेट का भी काम करता है, तो दोनों में आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट होके ओके मैटर डिस्कस होएगा, ठीक है। अब फिर तुम हो सकता है तुम केस जीतो, हो सकता है असेसिंग ऑफिसर जीते। असेसिंग ऑफिसर मान लो जीत गया केस, अगेन यू कैन फाइल द अपील और वापस अपील के लिए जा सकते हो। अब तुम्हारा मैटर जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहां पे केस चलेगा, फिर तुम वहां पे केस हार गए तो तुम्हारा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में वहां पे तुम लड़े, अगर वहां तुम केस हार गए तो मैटर खत्म। अब तुम वहां जीत गए तो कोई प्रॉब्लम ऐसा। तो दिस इज द वे हाई सिस्टम इन आवर। दैट्स क्लियर। ये तो छोटा मोटा है, करोड़ों के केस जाते हैं, आया समझ में। और इससे ये जो सीए लोग खास करके ये जो अपील वाले सीए होते हैं ना काम करते हैं, बहुत पैसा छापते हैं, बहुत वे मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने, क्योंकि इनको उसमें परसेंटेज नहीं, करोड़ों का मैटर रहता है। तो उन लोग की सीए लोग की भी एक जैसी उनकी टीम होती है जिसके इस पे काम करती है, एंड दे आर वेरी मतलब वेरी क्वालिफाइड, मतलब नो सीए तो होते ही हैं नो डाउट, लेकिन बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं। नॉर्मली बिग फोर ये बड़ी बड़ी कंपनी ये सब काम करती है, इसके स्पेशल कंपनीज होती है या जो लोग फॉर्म बना के काम करते हैं, ठीक है। चल ये आ गया सबको समझ में, तो ये सबको समझ में आ गया पर्सन का मीनिंग क्या है, एसएससी का मीनिंग क्या है। अच्छा मैं असेसमेंट की बात कर रहा था, असेसमेंट का मीनिंग क्या है, तो असेसिंग ऑफिसर जो है चेक करता है और डिमांड पास करता है, इफ यू आर सेटिस्फाइड तो दैट इज सेड टू बी व्हाट इज असेसमेंट। कौन चेक करता है? असेसिंग ऑफिसर। गड़बड़ हुई तो क्या प्रोसीजर है वो भी तुमको समझ में आ गया, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस का डेफिनेशन है, वो तो नॉर्मल है, यू कैन गो थ्रू इट, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। जो हमारे लिए जरूरी था समझाना, जितना जरूरी था वो मैंने तुमको समझा दिया। प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट हट गया, असेसमेंट वाला ईयर हट गया, अब तुमको टैक्स का कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, तुमको पर्सन का मीनिंग पता चल गया, तुमको एसएससी का मीनिंग पता चल गया, तुमको असेसमेंट का मीनिंग पता चल गया, तो दैट इज इनफ फॉर अस। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पहला चैप्टर जो हमको स्टडी करना है, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी मैंने तुमको समझाया ना पर्सन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप के पर्सन होते हैं? 7। पहला कौन है? इंडिविजुअल, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस स्टडी करेंगे कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कब कहलाएगा, और ये तुम्हारा पहला चैप्टर है जो आई थिंक सो इंटरनल में है ना तुम लोगों को, ओके। Residential status of an individual under section 4 of the income tax act. पुराना सेक्शन, अभी नया सेक्शन क्या है I have to just check, but residential status। अब यहाँ पे एक टैक्स लाइबिलिटी जो होती है ना, ये रूल याद रखना, टैक्स लाइबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। कितनी चीजों पे डिपेंडेंट होती है? 2। What are those 2 things? एक तो है इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी 2 चीज पे डिपेंडेंट है, एक तो लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। लीगल स्टेटस और रेसिडेंशियल स्टेटस, okay। So tax liability of a person depends upon 2 things, legal status and residential status। कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है? 2 चीजों पे, लीगल स्टेटस और रेसिडेंशियल। लीगल स्टेटस क्या है? मैंने